ये उन बहुत ही बिरले हिंदी साहित्यकारों में से थे जो नायक साहित्यकार भी थे। उन्होंने स्वयं साहित्य रचा, लेकिन दूसरे बहुत सारे लेखकों को साहित्य की दिशा में सक्रिय किया और आगे बढ़ाया। तो इस मामले में भी अनूठे थे कि उन्होंने इतनी सारी विधाओं में काम किया, लेकिन हर एक में शिखर पर पहुंचे। वो हमारे सबसे बड़े उपन्यासकारों में से एक है, सबसे बड़े कहानीकारों में से एक है, सबसे बड़े कवियों में से एक है, सबसे बड़े आलोचकों में से एक है, सबसे बड़े संपादकों में से एक है, सबसे बड़े आयोजकों में से एक है, और सबसे बड़े यात्रा वृत्तांतकारों, डायरी लेखकों में से भी एक है। ऐसा और कोई लेखक हिंदी में नहीं है जिसने हर विधा में ऐसी शीर्ष स्थानीयता अर्जित की जैसी ये है। नटराज प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से आज शाम आयोजित कर रहा है। पहले आप अज्ञे जी पर उनके जीवन काल में बनी एक फिल्म के कुछ अंश देखेंगे। ये नीलिमा माथुर और इला दालमिया ने मिलकर बनाई थी और ये वत्सल निधि द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हम थोड़े से कुछ अंश, फिल्म लंबी है लेकिन लंबी फिल्म दिखाते उसका एक अंश आपको दिखा रहे हैं। इसमें सुखद बात यह है कि आप न सिर्फ अज्ञे जी को बात करते देखेंगे, उनकी आवाज में उनकी एकाधिक कविताएं भी सुन पाएंगे। सन्नाटे का क्षण, पहले फिल्म देखिए। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को भी जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं वो नाचता हूँ जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल लूँ, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। सवेरे उठा तो धूप खिली थी, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार, चिड़िया से कहा थोड़ी मिठास उधार दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी, इनके ये नोक है। शंख पुष्पी से पूछा उदास दोगी, किरण की ओट है। मांगा थोड़ा थोड़ा से मांगी आँख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूं, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरें, प्रवाह और बोध, भव्य, निर्व्यास, निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए शब्द। बचपन से ही अकेलेपन का,
अभ्यास भी रहा और ऐसी परिस्थितियाँ आती ही नहीं जिनमें अकेला रहना हो। तो सबसे पहली स्मृतियाँ जो है उनमें से ऐसी भी है कि कहीं अकेले खड़ा हूँ, बहुत देर से अकेला खड़ा न जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ और लोगों ने लक्ष्य किया है और जाकर माता पिता से कहा है कि न जाने कब से अकेला खड़ा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। और कभी कभी ऐसे लोगों को चिंता भी हुई है कि ये अकेले रहना, इतना बच्चे का अकेले रहना और अकेले सोचते रहना अच्छा नहीं है, उसको कुछ उसका किसी तरह का समाजीकरण करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। तो बचपन ये तो कुछ ही वर्ष का होता है लेकिन बहुत लंबा होता है। बचपन की दृष्टि से अगर देखें तो याद आते हैं कुछ थोड़े से लोग, कुछ दृश्य, माता पिता, आवाजें, तरह तरह की चीजें याद आती हैं। ऐसी यादें हैं कुछ यादें तेज गति की यादें हैं, दौड़ते हुए घोड़े की याद है मुझको। तेज गति का हमेशा आकर्षण रहा है, तेज और लययुक्त गति का। अच्छा तैरने वाला हो, घोड़ा दौड़ रहा हो, हिरण कूद रहे हो, इस तरह की। तो इस तरह के बचपन के बहुत से चित्र हैं जिनमें और कुछ नहीं, सिर्फ किसी गतिमान चीज की या जंतु की एक छवि सामने आती है। ऐसी यादें भी हैं। पिता से ही मेरी समीपता अधिक रही। माता के साथ उस तरह का व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध नहीं बना था। हमारे भाइयों में कुछ तो ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि बड़ा परिवार था, भाई बहन कई थे, तो उनमें एक भाई पिता को अच्छा लगता था, दूसरा माँ को, फिर तीसरा पिता को, चौथा माँ को। लगभग सारे भाई बहनों में कुछ इस तरह की स्थिति थी। उसके अलावा एक कारण ये भी था कि मुझे घूमना घूमना भी अच्छा लगता था और मैं प्राय आग्रह करता था कि पिताजी तो बराबर दौरे पर जाते रहते थे, तो उनके साथ मैं दौरे पर जाऊंगा। तो इसलिए एक साहचर्य भी उनके साथ बन गया और उसमें उन्हें भी अच्छा लगता था कि परिवार के कोई सदस्य साथ रहें। लेकिन कुछ थे जो कि ज्यादा सुरक्षित परिस्थितियां चाहते थे और वो माँ के निकट रहना चाहते थे, और कुछ थोड़े दुस्साहसी भी थे या कि ज्यादा आजादी चाहते थे, तो वो पिता के साथ दौरे पर जाना चाहते थे। मैं इस दूसरे वर्ग में था। मेरी जो इस तरह की ये घूमने की प्रवृत्ति थी और जो आजादी का आकर्षण था, इसको लेकर माँ को चिंता भी होती थी। वो कभी खासतौर से मेरे बारे में उनका भाव पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाता था। वो थोड़ी सी चिंतित रहती थी कि ये न कब क्या कर बैठेगा, और मुझे कुछ इसका बोध था भी कि मेरे प्रति ऐसा मनोभाव है। ये भी इसका भी एक परिणाम ये था ही, जो कि शायद उन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि ये परिणाम इसका होगा, कि एक थोड़ी सी दूरी और बढ़ जाती थी। नाम की बात है, ये तो कभी कभी पहले सोचता था कि ऐसा होना चाहिए कि लेखक का एक व्यक्तित्व हो जो कि कोई जानता ना हो कि कोई लेखक है। लेकिन ये नाम चुना गया और ये नाम भी ये विशेष नाम हुआ। अब ये जिसे कोई जान ही नहीं सकता, ये नाम मैंने नहीं चुना था, ये मुझको दिया गया था या कि कहीं भी मिल गया था। जब मैं जेल में था तब
वहाँ जो कुछ लिखता था वो जब भी मौका मिलता था तो उसकी एक नकल तैयार करके चोरी से बाहर भेज देता था कि सुरक्षित रहने के लिए इनमें तो कोई ठिकाना नहीं था कि कब क्या चीज़ तलाशी में ले ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। एक दो कहानियाँ विशेष रूप से प्रेमचंद जी ने जैन जी को लिखा कि वो कहानी छापना भी चाहते हैं, लेकिन जैन जी को ही उन्होंने लिखा कि ये तो तुमने बताया नहीं किसका लेखक कौन है। तो जैन जी ने उनको उत्तर ये दिया कि ये तो मैं नहीं बता सकता, इसका लेखक तो अद्वितीय है। जेल में रहते हुए जो मुख्य रचना मैंने की तो लिखी वो तो शेखर का पहला मसला था, शेखर एक जीवनी का। मैं तब 19 वर्ष का था। 19 वर्ष के जवान के लिए ये सवाल जरूर बनता है कि अगर 20वां वर्ष पूरा होने तक उसको फांसी हो जाती है तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है, भले ही क्रांतिकारी रहा या जो भी रहा। तो उस दौरान मैंने इसी प्रश्न को लेकर बहुत कुछ सोचा था और एक तरह से शेखर एक जीवनी जो है वो इसी सवाल का जवाब है। हवालात से जेल पहुंचते ही जब लिखने की सामग्री मिली, जब मुकदमा शुरू होने लगा, तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि 3-4 दिन रात जैसे जैसे पेंसिल से या पुरानी किसी भी कापी में एक मसौदा लिख डाला, जो कि अनंतर शेखर एक जीवनी का पूर्व रूप बना। बल्कि उस समय जो लिखा तो खिचड़ी भाषा में लिखा, जो बात जैसे मन में आई अंग्रेजी में, हिंदी में या हिंदी भाषा में वैसे ही लिखा गया, क्योंकि तब उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्दी इस चीज को, इस तपे हुए लोहे को, पिघले हुए लोहे को जमने से पहले मैं एक आकार में ढाल दूं। वो चीज ऐसी नहीं थी कि उपन्यास कहला सके, वो ज्यादा एक निजी प्रश्न का उत्तर था। फिर 1 बरस बाद उसका दूसरा मसौदा तैयार हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर जेल से आने के बाद उसका एक रूप बना जो कि पहले भाग का प्रकाशित रूप है, और उसके 1 वर्ष बाद दूसरे भाग का वो रूप बना जो कि प्रकाशित हुआ। तीसरा भाग अभी प्रकाशित नहीं हुआ और उसका यही पुराना तीसरा चौथा मसौदा अभी पड़ा हुआ है। कह नहीं सकता कि कब उसका ये वो रूप होगा जो कि उन दोनों के साथ जुड़ के छपने लायक बन सके। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने विचित्र अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के जब जब मैं आऊंगा। मैंने कहा प्यार उधार। स्वर कचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, कचकचाहट, आत्म अनुभव, यह क्रोध, यह द्वेष, यह असहाय व्यथा, यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही तो ममेतर है। ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक का मुझे तो चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा, पर रात के घुट अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देके मैं डरता हूं, क्या जाने यह याचक कौन। की शाम कविताओं का जो मंचन होने जा रहा है उसका शीर्षक अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता और उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह से नाम से लिया गया है, बावरा अहेली। अज्ञे स्वयं बहुत अच्छी कविता पढ़ते थे
और उनकी कविताओं के कई अर्थ पढ़ने से भी खुलते हैं, ध्यान, जतन और धीरज से पढ़ने से। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि उसकी इस तरह की नाट्य प्रस्तुतियों से भी शायद उनकी कुछ ऐसी अर्थ छवियां खुलती होंगी जो अन्यथा हमें सुलभ न हो। श्री दिनेश खन्ना ने बहुत जतन से इसे परिकल्पित किया है और निर्देशित किया है। मंच पर होंगी दक्षिणा शर्मा, पद्मश्री, टीना, सुमन वैद्य, दुर्गेश और मानस। संगीत ज्ञानदीप, तालवाद्य गगन सिंह, सितार हृदय शर्मा, मंच परिकल्पना राजेश बहल, वेशभूषा दक्षिणा शर्मा, प्रकाश योजना गोविंद सिंह यादव, पोस्टर्स मालिका परिकल्पना राजेश बहल। ये फिल्म हमें मित्र ओम थानवी के सौजन्य से मिली और जो सामग्री और हमने प्रदर्शित की है वो कृष्णदत्त पालीवाल, एस त्यागराजन, एस मनोहरन, वत्सल मेरी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मिली है। इनके प्रति नटरंग प्रतिष्ठान बहुत आभारी है। अब देखते हैं बावरा अहेरी कविताओं की नाट्य प्रस्तुति। इसमें एक कथावृत्त भी बुना गया है जिसके दो चरित्र शेखर एक जीवनी से ही लिए गए हैं, शेखर और शशि। कविता आवाज भी है और आवाज में बदलते हुए कविता अपना कोई नया परिसर शायद खोजती है। देखते हैं ये परिसर आज शाम कैसे खोजा जाता है। पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परे वे बड़े बड़े पंखी, छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परे वे बड़े बड़े पंखी। नैनो वाले डील वाले डॉल के भी डॉल उड़ने जहां। कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले तार घर की मोटी नाटी चिपटी धुसों वाली को
पहला से त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले तार घर की छोटी नाटी चिपटी गोल दुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह दाया को गोधूली की धूल को मोटरों के धुएं को भी गोधूली की धूल को मोटरों के धुएं को भी पाठ के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक कच्ची तन्वी रूप रेखा को दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुआं यूं गलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी बावरा बावरा अहेरी गोरिका बावरा अहेरी कुछ भी अवधि नहीं तुझे सब आखेट कुछ भी अवधि नहीं तुझे सब आखेट एक बस मेरे मन विवर की डुबकी करोस को डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा मैं खोल देता हूँ कपाट सारे मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद दे आलोक की अपनी हनी से कर सारा ढाह कर भर कर दे कर सारा ढाह कर ढूंढ भर कर दे विफल दिनों की तू कलों से पर मांझ जा मेरी आंखें मांझ जा कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे बावरा होरिका बावरा हमने शिखरों पर जो प्यार किया घाटियों में उसे याद करते रहे फिर तलहटियों में पछताया किए क्यों जीवन यूं बर्बाद करते रहे पर जिस दिन सहसा आ निकले सागर के किनारे ज्वार की पहली ही उत्ताल तरंग के सहारे पलक की झपक भर में पहचाना ये अपने को करता जो माना यही तो प्रमाद करते रहे शिखर तो सभी अभी हैं घाटियों में हरियालियां छाई है तलहटियां तो और भी नई बस्तियों में उभर आई है सभी कुछ तो बना है रहेगा एक प्यार ही को क्या नश्वर हम कहेंगे इसीलिए कि हम नहीं रहेंगे इसलिए कि हम नहीं रहेंगे एक प्यार ही को क्या नश्वर हम कहेंगे इसलिए कि हम नहीं रहेंगे हमने
शिखरों पर जो प्यार किया, घाटियों में उसे याद करते रहे, फिर तलहटियों में पछताया किए कि क्यों जीवन यूं बर्बाद करते रहे। जो आदमी जीवन द्वारा जीने का आदी हो, उसे यह असह्य है कि उसे जीवन के बचे खुचे बासी टुकड़े मिले, जीवन का उच्छिष्ट मिले। किंतु बंदी शेखर के लिए यही विधान हो गया था। यह विचार उसके लिए असह्य था, पर आता था बार बार। उसको बांधने वाले लोहे के किवाड़ों का एक सीखचा उसके भीतर जलती आग में तप कर उसके हृदय में कहीं घुस जाता। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वो दो खंभों के बीच है। रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं वो एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिस पर लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को ही जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिस पर नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूं, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, इस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं। मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और भीड़ में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता ही नहीं है और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं। तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब लोग देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। एक दिन मैं राह के किनारे मरा पड़ा पाया जाऊंगा, तब मुड़ मुड़कर शादीकार लोग पूछेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इसमें जान है। पर तब देर हो चुकी होगी, तब मैं हंस ना सकूंगा। इस बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। इतिहास का काम तो इसी से सज जाएगा कि एक था जो था, अब नहीं है, पाया गया। पर जो मैं जिया, जो रोया, हंसा, जो मैंने पाया, जो किया, उसका क्या होगा? उसके लिए भी है एक नाम, आया गया। आया गया। इस नाम को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। मेरे जैसे करोड़ों हैं जिनसे इतिहास का काम इसी तरह सकता है कि थे नहीं है, उनका सुख दुख, पाना खोना अर्थ नहीं रखता, केवल होना या अंततः ना हो। वे नहीं जानते इतिहास या अर्थ, वे हंसते हैं और लेते हैं भगवान का नाम। इस बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। इसीलिए तो जिनका इतिहास होता है उनके देवता हंसते हुए नहीं होते। कैसे हंस सकते? और जिनके देवता हंसते हुए होते हैं उनका इतिहास नहीं होता। कैसे हो सकता? इसी बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए।
शेखर को शशि का पत्र मिला। ऊपर तारीख देखकर अनुमान लगाया कि एक चिट्ठी उस तक पहुंचने में तो दिन लग गए। वो बढ़ती हुई वेदना से सारा पत्र एक बार में पढ़ गया। एक बार फिर पढ़ा। बायां हाथ उठाकर उसने तारीखें गिनना शुरू किया और जाना कि 14 में से 9 जाए तो 5 बचते हैं। इस बार शशि का पत्र छोटा था। पूर्णिमा की चांदनी सोने नहीं देती, पूर्णिमा की चांदनी सोने नहीं देती, चेतना अंतर्मुखी स्मृतिहीन होती है, देह की पर सजग है, सोने नहीं देती, की चांदनी सोने नहीं देती। सांझ, बुझता क्षितिज, मन की टूट टूट पछाड़ खाती लहर, काली उमड़ती परछाइयां, और तभी तभी एक तारा भर गया आकाश की गहराइयां। उड़ गई चिड़िया, कांपी, फिर हो गई पत्ती। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूर्य विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। ना दो प्यार, खोलो ना द्वार तुमको ये संधि दीवार में, पालूंगा दरार में कोई, हो ना सकूंगा पार, ना हो मैं बीज उसी में डालूंगा, वो फूटेगा, डार डार से झूमेगा फल भार, नहीं तो और कौन है द्वार, या प्यार, पुल पर झुका खड़ा मैं देख रहा हूं अपनी परछाई, सोते से निर्मल जल पर, तल पर, भीतर, नीचे पथरीले रेतीले तल पर। अरे ये पल पल भेद भेद जाती है, कितनी उज्जवल रंगारंग मछलियां। आलोक सी है व्यथा व्यापी, निशा के आलोक सी है व्यथा व्यापी, प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती। चांदनी सोने नहीं देती।
कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता था, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते। हां, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां कितनी बार मुझे खिन्न, विकल, संत्रस्त, खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार मैं फूटते आलोक की पहली किरण के साथ और मिटते आलोक की अंतिम दीप्ति के साथ, फूटते आलोक की पहली किरण के साथ, मिटते आलोक की अंतिम दीप्ति के साथ, तीर सा एक प्रश्न शेखर के हृदय को बेच जाता। क्या आत्माहुति देकर वो सुखी है? अब की बार शशि का पत्र नहीं आया। क्यों नहीं लिखा उसने? क्या दुख में है इसलिए या सुखी है इसलिए? पेड़ों के तनों के कतार के पार जहां धूप के चकत्ते हैं वहां तुम भी हो सकती थी, या कि मैं सोच सकता था कि तुम हो सकती हो। वहां चमक जो है पीली सुनहली थरथराती, पर अब नहीं सोच सकता। जानता हूं वहां बस शरद के पियराते पत्ते हैं। जीवन में हर एक को अपना मार्ग स्वयं खोजना होता है। हम किसी को मार्ग बता नहीं सकते, किसी को प्रकाश भी नहीं दिखा सकते। हम कर सकते हैं तो बस इतना ही कि पथिक के पैर दाब दे, उसका कवच कस दे, और अगर उसके पास दिया है तो उसकी बत्ती कुछ उकसा दे। और इसीलिए वो शेखर के प्रति दुगनी कृतज्ञ है कि वो उसके लिए इतना करके आगे भी जा रहा है। भविष्य क्या है नहीं जानती, और मैंने अपने लिए जो मार्ग निर्धारित किया है उसमें भविष्य होने ना होने का कोई प्रश्न भी नहीं है। पर मैं आज तुमसे कहती हूं, तुमने मुझे जो भी दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने लिखा है निर्णय मेरा है, पर उसका आदर करना तुम्हारा है। तुमने लिखा है एक निश्चय में मुझे तुम्हारा आंतरिक आशीर्वाद, स्नेह और सद्भावना प्राप्त होगी, और दूसरे निश्चय में तुम्हारा सहयोग और संरक्षण। तुम्हारी उदारता से मैंने दोनों पा लिए हैं, और अब चुनने के नाम पर तुम्हारा आशीर्वाद ही चुनती हूं। मैंने मां से कह दिया है मुझे इस मामले में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। कभी व्याकुलता इतनी उग्र हो उठती कि वो दांत खींचकर मुट्ठी बांधकर दीवार पर, फर्श पर, जंगले पर दे मारता, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि उसके जोड़ों पर से खून न फूटा था। और फिर उस खून को वो अपने माथे पर पोंछ लेता, जिससे उसको कुछ शांति मिलती। तो फिर कभी कभी घबराकर अपने आप से पूछ उठता, क्या वो आत्म बलिदान उचित हुआ? क्या मैं पागल हूं?
मैं सन्नाटा बुनता हूं, उसी के लिए स्वर ताड़ चुनता हूं। ताना ताना मजबूत चाहिए, कहां से मिलेगा? पर कोई है जो उसे बदल देगा, जो उसे रसों में बोर कर रंजित करेगा, तभी तो वो खिलेगा। मैं एक गाढ़े का तार उठाता हूं, मैं तो मरण से बंधा हूं पर किसी के और इसी तार के सहारे काल से पार पाता हूं। फिर बाना, पर रंग क्या मेरी पसंद के हैं? अभिप्राय भी क्या मेरे छंद के हैं? पाता हूं कि मेरा मन ही तो गिर्री है, डोरा है, इधर से उधर, उधर से इधर, हाथ मेरा काम करता है, नक्शा किसी और को उभरता है। यूं बुन जाता है जाल सन्नाटे का, और मुझ में कुछ है कि उससे घिर जाता हूं। सच मानिए, मैं नहीं है वो, क्योंकि मैं जब पहचानता हूं तब अपने को उस जाल के बाहर पाता हूं। फिर कुछ बंधता है जो मैं ना हूं पर मेरा है, वही कल्पक है जिसका कहा भीतर कहीं सुनता हूं। तो तू क्या कवि है? क्यों और शब्द जोड़ना चाहता है? क्यों और शब्द जोड़ना चाहता है? कविता तो ये रखी है। कविता तो ये रखी है। हाँ, तो वही मेरी सखी है, मेरी सगी है। हाँ, तो वही मेरी सगी है, मेरी सखी है। जिसके लिए फिर दूसरा सन्नाटा बुनता हूं। कोई नहीं जानता, जानने वाली, कहने वाली, निश्चय करने वाली एकमात्र शशि है। यह प्रश्न शशि का प्रश्न है। जीवन में हर एक को अपना मार्ग स्वयं चुनना होता है। क्या सचमुच ये व्यक्तिगत प्रश्न है? क्या सामाजिक उत्तरदायित्व इसमें शामिल नहीं? प्यार अकेले हो जाने का एक नाम, ये तो बहुत लोग जानते हैं, पर प्यार अकेले छोड़ना भी होता है। इसे जिसे वो कभी नहीं भूला, उसे जिसे मैं कभी नहीं भूली। मैंने कहा अपनी मनस्थिति में बता नहीं सकता, पर अगर अपने को एक उपन्यास का चरित्र बताता तो इस समय अपने को एक शराब खाने में दिखाता, अकेले बैठकर पीते हुए, इस कोशिश में कि सोचने की ताकत किसी तरह जड़ हो जाए। कौन या कब अकेले बैठकर शराब पीता है? जो या जब अपने को अच्छा नहीं लगता, अपने को सह नहीं सकता। ये भी कोई बात है भला? शराब खाना, ये नहीं कि मुझे इसका तजुर्बा है, लेकिन शराब खाना भी कोई बैठने लायक जगह है, वो भी अकेले। वैसे मैं अपने पात्र को, हाँ, नदी किनारे बैठा, अकेले, उदास, अपने पर कुढ़ने के। शराब खाना ना कहीं बैठने लायक जगह, पर हमारे शहर में ऐसा नदी का किनारा कहाँ मिलेगा जो बैठने लायक हो, जो उदासी में अपने में बैठकर कुढ़ने लायक। अरे अब मैं क्या करूं अगर हमारी नदी का हाल ऐसा हो गया है? लेकिन कहीं तो ऐसी नदी जरूर होगी। तो यानी तो मैं अपने उपन्यास का शराब खाना क्या तुम्हारे उपन्यास की नदी के किनारे नहीं ले जा सकता? अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पूछते हो तो तुम उपन्यासकार भी कैसे बन सकते हो? ना सही, हम नहीं बनते उपन्यासकार, पर अगर वैसी नदी होगी तो तुम्हारे शराब खाने की वहां क्या जरूरत होगी? और उसके किनारे शराब खाना ले जाकर तुम करोगे ही क्या? जरूर ले जाऊंगा,
अब देखना, मैं उपन्यास ही लिखता हूँ और उसमें नदी किनारे शराब खाना ही बनाता हूँ। अच्छा जी, तो वो बनेगा ही नहीं, और अगर बन भी गया तो तुम वहां अकेले बैठकर शराब नहीं पी सकोगे। क्यों नहीं? शराब खाने में अकेले बैठकर पीने में क्या मनाही होगी? मेरी नदी के किनारे तुम्हें अकेले बैठने कौन देगा, ये भी कभी सोचा है? अगर तुम मुझे नदी के किनारे अकेला नहीं होने दोगी तो शराब भी कोई क्यों पीना चाहेगा, ये भी कभी सोचा है? इस पर हम दोनों हंस पड़े। वो उपन्यास वाली नदी कहीं हो ना हो, इस हंसी में सदा बहती है, और वहां शराब खाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है। उसमें तुम किधर से भी झांको, तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मैं ही मेरा घर हूं। मेरे घर में जिधर से भी झांको, मैं ही मेरा घर हूं। मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं भी क्या मेरे घर में रहती हूँ? मेरे घर में जिधर से भी झांको, मैं ही मेरा घर हूँ। तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है, और फिर जब मुझे सड़क पर चलते ही जाना है तब वो समाप्त कहां होती है? तुम्हारा घर? दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वे खोलते नहीं। शहरों में होते हैं दूसरों के घर, दूसरों के घरों में दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। घर है कहाँ जिनकी हम बात करते हैं? घर की बातें सबकी अपनी होती है, घर की बातें कोई किसी से नहीं बताता। हाँ, जिनकी बातें होती है वह घर नहीं है। घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए, पर घर के भीतर प्रकाश हो। इसकी भी मुझे चिंता नहीं है, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दें, ना देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं। मानव होकर भी हम आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते जो प्रकाश के घेरे में हो, पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में तो रह ही सकते हैं। घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए, पर घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है, इसी की मुझे तलाश है। कठोर और कड़वा और स्वयं नारी की तरह चिरंतन शशि का ये निर्णय, उसका ये अपनी आहुति दे देने का निर्णय, आशीर्वाद? क्या आशीर्वाद हो उस नारी को इस क्षुद्र पुरुष का?
लज्जा, क्षोभ, आत्मग्लानि से शेखर ने अपनी बंधी हुई मुट्ठी छाती में मार ली। क्यों उसने शशि को अपनी सम्मति नहीं दी थी? क्यों उसे नहीं कहा था कि समाज पर अपने को बलि देना अपनी और समाज की भी विडंबना है? क्यों नहीं कहा था कि अन्याय को सहना उसका भागी बनना है? क्यों स्वाधीनता दी थी निर्णय की? क्यों दोनों सूरतों में सहानुभूति का वचन दिया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें आंखों की ओट किया, पर क्या भुलाने को मैंने अपने दर्द को सहलाया, पर क्या उसे सुलाने को नहीं नहीं नहीं। मेरा हर मरमाहत उलाहना साक्षी हुआ कि मैंने अंत तक तुम्हें पुकारा। मेरे प्यार, मैंने तुम्हें बार बार असीसा, तो यूं नहीं कि मैंने बिछोह को कभी भी स्वीकारा। नहीं ना, मैंने तुम्हें आंखों की ओट किया, पर क्या भुलाने को मैंने अपने दर्द को सहलाया, पर क्या उसे सुलाने को नहीं 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 नहीं। जीवन वो जगमग एक कांच का प्याला था जिसमें मद भरमाया हमने, भर रखा, तीखा भव के खींचा उजाला था। कौंध उसी की से वो फूट गया, उसमें जो रस था मद, मिट्टी में रिस वो धीरे धीरे सूख गया, पर रस की प्यास नहीं सूखी। इसीलिए हृदय में डाला हमने एक कुआं, रस से लेंगे मंद सींच। कांच प्याले के टुकड़े से लाए उलीच, जो आंख मीच हम पीने लगे, विषैला कड़वा धुआं। यूं बात हृदय के मन भी टूट गया। जीवन वो अब भी है, विकृत प्रकाश की किरणें रंग बिरंगी नाच रही है कच्छ टुकड़े के हर स्तर पर। हमने बार बार गहरे उतरे, कितना गहरे, पर जब जो भी कुछ लाए उससे बस और सतह पर भीड़ बढ़ गई। सतहें सब फेंक रही है लौट वो कौन जिसे हम भर ना रख सके प्याले में। चिचली उथली घनी चौंध से अंध घूमते हैं हम अपने रचे हुए मायावी उजियाले में। गहरे में कुछ इतना सूना जो भिद कर भी लौटा ही देता है प्रकाश। सतहों पर टूटी चमकीली सतहों को बांध उलझाने वाला सतहों का ही जटिल पाश। सतहें कच्छ टुकड़े यही जुटा पाए हम। भीतर किरण रही जो, भीतर किरण रही जो वो नीलाम चढ़ गई। भीतर किरण रही जो वो नीलाम चढ़ गई।
उसे याद आया कि उसने क्या लिखा था। शशि, तुम विवाह हो जाने दो, अपने भविष्य को किसी और के भविष्य में मिटा दो, तो भी मेरी सारी शक्ति तुम्हारे साथ होगी कि तुम अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहो। तुमने मुझे जो सीख दी है उसका मूल्य मैं किसी तरह नहीं चुका सकता, उसके लिए कृतज्ञता भी नहीं दिखा सकता। दिखा सकता हूं तो बस इतनी कि उसी पर चलते चलते या चलने की चेष्टा करते करते समाप्त हो जाए। शशि ने मार्ग चुन लिया है। आज से ठीक 2 सप्ताह के बाद, यानी आज ही के दिन, और ये 9 दिन पहले का पत्र है, केवल 5 दिन। मां विधवा है, उनके अपने संस्कार है। मेरी अस्वीकृति समाज के सामने उसकी क्या अवस्था करेगी, ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, पर स्वयं अपने ही सामने उन्हें तोड़ देगी। वो कुछ नहीं कहेगी, मैं जानती हूं, पर क्या उससे मुझे कुछ नहीं दिखेगा? उनका मौन व्यथा को धार देगा, जिस पर मैं हर समय कटती रहूंगी। अगर किसी को भूख होकर अकेले जलना ही है तो फिर वो कोई मैं ही क्यों ना हो? मैं तो विवाह के बाद चली जाऊंगी। माँ या कोई भी मेरा होम नहीं देखेगा, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं देखेगा उसे। अपनों को दुख के घेरे से बाहर निकालने का बस यही एक तरीका है। शेखर, ये मेरा निर्णय है। आशीर्वाद दो कि मैं स्वाभिमान से निभा ले जाऊं। क्या शशि ठीक कहती है? क्या वो ठीक ही कहती है? दुख, प्रश्न तो यही है कि कौन बढ़कर उसे अपने कंधों पर ले ले। मैंने पूछा क्या बना रही हो? उसने आंखों से कहा, धुआं पोंछते हुए कहा, मुझे क्या बनाना है? सब कुछ अपने आप बनता है। मैंने तो यही जाना है। कह लो, भगवान ने मुझे यही दिया है। मेरी सहानुभूति में हट था। मैंने कहा, कुछ तो बना रही हो, या जाने दो, ना सही बना नहीं रही, क्या कर रही हो? देख तो रहे हो, छीलती हूँ, नमक छिड़कती हूँ, मसलती हूँ, निचोड़ती हूँ, कोड़ती हूँ, कसती हूँ, फोड़ती हूँ, फेंकती हूँ, महीन बिनाती हूँ, मसालों से सवारती हूँ, देगची में पलटती हूँ। बनाना क्या है? बनता जो है वही सही है, अपने आप बनता है। पर मैं जो कर रही हूं, एक भारी पेंदे मगर छोटे मुंह की देगची में सब कुछ झोंक रही हूं, दबाकर हटा रही हूं, सींचने दे रही हूं। मैं कुछ करती भी नहीं, मैं काम सलटती हूं। मैं जो परोसूंगी, जिनके आगे परोसूंगी, उन्हें क्या पता कि मैंने अपने साथ क्या किया है। ना सही याद ना करो मुझे, ना सही याद ना करो
पर यही सही, मेरा दिन तो चुकने को है, मेरे क्षितिजों पर गुजरता काफिला रुकने को है, पर भोर वो कल भी होगा, तभी कर लेना याद। अंगार स्याह पोश ना हो, सुलगे तब भी मेरे बाद। इतना ही है कि जो दिन सोचा था, इतना ही है कि जो दिन सोचा था, बीतेंगे गीत के मधुर गान में, बीतेंगे गीत के मधुर गान में, वे झरते जाते एक विरस अवसाद में न सही, याद ना करो। हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वो हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, सैकत, कूल, उभार, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। मां है वो, है, इसी से हम बने हैं। किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना तो रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या कभी धारा बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप है हम, ये नहीं है शाप, ये अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के कोर में। वो बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और वो भूखंड अपना पितर है। नदी, तुम बहती चलो। भूखंड से जो दाय हमें मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि कभी ऐसा हो तुम्हारे अलहाद से या किसी के स्वराचार से, अतिचार से, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, ये स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वो भी उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। शेखर ने साहब से अनुमति मांगी, उसे पहले सिरे की एक कोठरी में रखा जाए। वो एकांत चाहता है। सोच लो शेखर, तुम अपनी आजादी को खुद कम करना चाहते हो, वहां तुम्हें वही नियम मानने पड़ेंगे और बंद भी रहना पड़ेगा। और हां,
अगर फांसी वाले कैदियों की तादाद बढ़ गई तो तुम्हें वहां से जाना भी पड़ेगा। मैं मरूंगा क्योंकि तुमने जो जीवन दिया था, पिता कहलाते हो, तो जीवन के तत्व 5 चाहे जैसे भी पुंजबद्ध हुए हो, श्रेय तो तुम्ही को होगा। उससे मैं निर्विकल्प खेला हूं, खुले हाथों उसे मैंने वारा है। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। आखिरी की काजल काली चिर जागर से है अरुणाली, स्नेही हम भी थके हुए हैं, स्नेही हम भी थके हुए हैं, चिर निद्रा में सो चले, सो चले, सो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले। फांसी की कोठरी साफ सुथरी थी, पक्का फर्श था, चक्की कोई नहीं थी। पतरे के लिए फाटक के पास कोने में अलग जगह बनी हुई थी, वहां से पानी बाहर को बह जाता था। अतः कोठरी में बदबू नहीं थी। शेखर दिन भर बंद रहता, सुबह शाम टहलने निकलता और तलाशी के बाद फिर बंद हो जाता। उसे ये नियम पसंद नहीं थे, पर वो मानो अपने देश से हटकर कहीं रहता था। दिन भर अर्ध सुप्त सी अवस्था में रहता, जैसे अफिंची अफीम ना मिलने पर रहता है। सुबह शाम उसकी तंद्रा टूट जाती, वो जानता वो जीवित है। शेखर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। चेहरे पर एक साथ पड़ी 2 बूंदों ने उसे चौंका दिया। उसने ऊपर देखा, आकाश में सावन के घने बादल थे और पश्चिमी क्षितिज पर एक काला मटमैला सा धब्बा क्रमशः फैलता हुआ बढ़ रहा था। उसके अंदर से मानो कोई प्रकाश फूट रहा था। अंधड़ आ रहा है। चलो अच्छा है, मुझे आजकल इसकी जरूरत थी। पिया पानी बरसा, पिया पानी बरसा, घास रही गुलसानी, घास रही गुलसानी, मानिक की झूमर से मधुमान थी, झड़ पड़
देखने को आंखें, घेरने को बाहें, पुरानी कहानी, ओठ को ओठ, वक्ष को वक्ष, शेखर को शशि का एक और पत्र मिला। लिखती है, शायद उसका जीवन चल जाए। शायद उसका जीवन चल जाए। उसमें सुख नहीं तो दुख भी नहीं है। किसी तरह की कोई गहरी अनुभूति नहीं है। केवल उनिंदा रहने से रह जाने वाले सिरदर्द की तरह एक हल्का सा बोझ हर समय उसके ऊपर पड़ा रहता है। कभी कभी सोचती हूँ कि जीवन ऐसे ही बीतेगा, गाजर मूली की तरह बढ़ना और फिर उखाड़ ले जाना, बस। फिर ध्यान हो आता है, कई ऐसे जीते हैं और दर्जनों बरस बीत जाते हैं। ये वो जीवन नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। पर फिर सोचती हूँ, शायद दूसरों का उदाहरण देखकर मैं भी ऐसी ही हो जाऊं और अपनी अवस्था का तिरस्कार ना कर सकूं। शांत निर्वेद होकर जीना जी डालूं बस। दुख तो मुझे अभी कोई नहीं है। दुख तो मुझे अब भी कोई नहीं है। फिर एकाएक बदल कर, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? कब आएगा वो नहीं जानता। मुकदमा मालूम होता है कभी समाप्त नहीं होगा। गवाही प्राय समाप्त हो गई। वकील ने बताया कि शेखर के विरुद्ध कुछ नहीं है। और तब फिर और नए गवाह। अनुमति मांगी गई। अदालत ने उन्हें बुला भी भेजा। पर अब वो जाए या ना जाए, कोई बात नहीं। विवाह शशि का हो चुका है और अपना घर जैसे उनके मन से निकल चुका है। और शशि जीवन से कुछ मांगती नहीं, अतः दुख भी नहीं पाती है। वो भी उपराम है, शून्य है। जेल और बाहर सब बराबर है। कहाँ फूल फल पत्ते पल्लव दावानल में राख हुए सब, उजड़े से मानस कानन में नया बीज हम बो चले चले चलो चले चलो चले चलो चले। जीवन पटकी धुंधली लिपि को, जीवन पटकी धुंधली लिपि को नीर से धो चले। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है, गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। पंडुपा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा, ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। ये अद्वितीय, ये मेरा स्वयं मैं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। ये गोरस, जीवन काम धेनु का अमृत पूत पाए। ये अंकुर, थोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। ये प्रकृत, स्वयं ब्रह्म अयुक्त। पर इसको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। पर इसको पंक्ति को दे दो। ये वो विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वो पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा।
गुस्सा, अपमान, अवज्ञा के धुआंते कड़ुए तम में सदा दबित द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंघ बाहु, ये चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। सरे मरे मरे सरे मरे मरे सरे मरे सा, सरे मरे मरे सरे मरे मरे सरे मरे सा। लौटे तो लौट चले पाँव पाँव, लौटे तो लौट चले पाँव पाँव, मन को यही सिलहरी पर छोड़ चले, मन को यही सिलहरी पर छोड़ चले, जीवन भर उड़ा दिए सपना, उड़ा दिए, वो अपना है, वो अपना है, उसी की छाँव तले उसको ही सौंप दिए पंख आज तड़पे, फिर कौन सी में जाना, ये लाज भी उसी से है, ये भी उसी को दी। रह गई चांदनी, इसमें सब सिमट गया, रह गई चांदनी, इसमें सब सिमट गया, वही बस साथ